नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था हमारा टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी। डीसी मोटर का हमने शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे। आज हम देखेंगे सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों, कल हमने शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे पूरे। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर स्पीड, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस टॉर्क, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली थी कल डीसी शंट मोटर के लिए। आज यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर के लिए। किसके लिए? डीसी सीरीज मोटर के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट देखने से पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ डीसी सीरीज मोटर की। ठीक है, ये हो गया मेरा आर्मेचर, ये हो गई मेरी फील्ड वाइंडिंग। यहाँ से जाने वाला करंट मेरा IF रहेगा, यहाँ से जाने वाला करंट मेरा IA रहेगा, आर्मेचर करंट। ठीक है, और ये कुछ मैं यहाँ पे लोड लगा देता हूँ इन केस ऑफ। ठीक है, लोड लगा दिया। अब देखिए, आर्मेचर आर्मेचर से जो फ्लो होने वाला करंट है वही करंट फील्ड में से फ्लो होने वाला रहेगा। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में से करंट जो फ्लो होने वाला रहेगा वो सेम रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन है सब कुछ। और हम जानते ही है कि सीरीज में जब भी कनेक्शन होता है तब क्या हो जाते हैं, करंट की वैल्यू सेम ही रहती है। डीसी सीरीज मोटर के लिए हमने टॉर्क का इक्वेशन क्या देखा था? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई IA। अगर फाई IA, ठीक है, ये इक्वेशन देखा था। अगर मैं इस पूरे डीसी मोटर के यानी कि आर्मेचर से भी और फील्ड से भी फ्लो होने वाला करंट मेरा एक ही करंट है, तो इसका मतलब फील्ड में से भी जो करंट फ्लो होगा, इस पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट मेरा एक ही है डीसी सीरीज मोटर के लिए। तो इस फील्ड में से फ्लो होने वाला करंट भी क्या हो जाएगा? एक ही रहेगा। इसका मतलब सेम ही रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो इससे फ्लक्स जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे रहेंगे? सेम ही रहेंगे ना। यानी कि आर्मेचर आर्मेचर करंट और फील्ड करंट एक इन दोनों की वैल्यू अगर आर्मेचर करंट और फील्ड करंट इन दोनों की वैल्यू अगर एक ही है, तो ये जो इसका मतलब, सॉरी, हाँ, इसका मतलब यहाँ पे यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मैं मान सकता हूँ IA है, IA इक्वल्स टू IF। ठीक है, इसका मतलब आपको तो पता है फ्लक्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? फ्लक्स फाई is directly proportional to the IA। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA। अगर मेरे फील्ड से भी फ्लो होने वाला करंट जो है वो IA ही है, उसकी वैल्यू IA ही कंसीडर करता हूँ मैं। कंसीडर क्या करना है, वो तो होती ही है IA, क्योंकि सीरीज में है। तो फाई से अगर वो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA हो जाएगा सीरीज मोटर के लिए। अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA हो जाता है तो मैं इसकी जगह पे, फाई की जगह पे IA रख सकता हूँ। ये हमने डीसी टॉर्क इक्वेशन में भी देखा था, एक बार और देख लेते, कोई बात नहीं। ठीक है, ये टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA। फाई की जगह मैं IA की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA। अगर और ये मेरा IA जैसा था वैसे ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा। अगर थोड़ा सा टॉर्क बढ़ाता हूँ मैं, या फिर करंट मेरा अगर बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा मेरा टॉर्क भी बढ़ जाता है स्क्वायर के मुकाबले, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, स्क्वायर के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए, तो इसका कर्व ड्रॉ करके देखते हैं। या वाई एक्सिस पे मैंने टॉर्क दिखा दिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने आर्मेचर करंट दिखा दिया है। अब आर्मेचर टॉर्क जितना बढ़ेगा, टॉर्क मेरा जितना बढ़ेगा, उसके स्क्वायर के हिसाब से मेरा करंट बढ़ेगा, स्क्वायर के हिसाब से मेरा करंट बढ़ेगा। अगर मान लीजिए करंट मैं 4 बढ़ाता हूँ, करंट की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूँ, तो मेरा टॉर्क कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। टॉर्क कितना? 2 बढ़ेगा। इस हिसाब से ही, स्क्वायर के हिसाब से ही हमें कर्व मिलने वाला है। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरा कर्व किस तरीके से जाएगा? आर्मेचर करंट टॉर्क भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा आर्मेचर, और कुछ इस तरीके से वैल्यू मुझे मिल जाएगी।
कुछ इस तरीके से मेरा कर्व आ जाएगा। ऐसा क्यों आया? क्योंकि टॉर्क मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर से है। किससे? स्क्वायर से। किसके स्क्वायर से? IA के स्क्वायर से। इसीलिए इस तरीके का स्क्वायर, इस तरीके का शेप मेरा आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक का। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा की पॉइंट है। अगर देख लीजिए करंट मेरा कब तक बढ़ेगा? करंट जो है वो कब तक बढ़ेगा? जब तक मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो जाता मेरा पोल का, जो है फील्ड पोल का मेरा मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो जाता, तब तक मेरा करंट बढ़ेगा। ठीक है ना? जब मैग्नेटिक सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो एक मिनट, हाँ, जब मेरा मैग्नेटिक सैचुरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो करंट कांस्टेंट वैल्यू में लेगा। अगर मेरी फील्ड है, ये ज़्यादा करंट कब तक लेंगी? जब तक मैग्नेटिक पोल सैचुरेट नहीं हो जाते तब तक लेगी ना। उसके बाद ये कांस्टेंट करंट लेगी। कांस्टेंट करंट लेगी। इसका मतलब ये मेरा ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका मतलब फाई, हाँ, यहाँ पे फाई भी मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट करंट ले रही है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट प्रोड्यूस करेगी। कब तक ये कंडीशन कब तक होगी? जब तक मैग्नेटिक सैचुरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक। आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन मेरा कर्व कैसे आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन मेरा कर्व कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है? इसका मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ। पैराबोलिक कर्व कौन सी शेप में है? पैराबोलिक शेप में। पैराबोलिक अप टू फील्ड पोल सैचुरेशन। एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब तक कि मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो जाता तब तक मेरा कर्व पैराबोलिक शेप में रहेगा। और जब मैग्नेटिक सैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है, फाई जो है फ्लक्स हमारे जो कांस्टेंट प्रोड्यूस होना चालू कर देते हैं, तब हमें ग्राफ क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ये थी डीसी सीरीज मोटर की टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में? स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। सॉरी, यहाँ पे मेरा गलत हो गया है। स्पीड वर्सेस, इससे पहले हमने देखा था टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। अब हम देखेंगे स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारा स्पीड का इक्वेशन क्या था? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB अपॉन फाई, ये इक्वेशन था। ठीक है, अगर मैं नो लोड स्पीड की बात करूं, एट नो लोड, अगर नो लोड की बात करूं तो नो लोड पे मेरा लोड करंट कितना रहेगा? और जाहिर सी बात है लोड ही नहीं है तो मेरा लोड करंट रहेगा क्या? नहीं, लोड करंट IL कितना रहेगा? नियर अबाउट जीरो। इसका मतलब डीसी सीरीज मोटर की हमने डायग्राम देखी थी, उसमें सभी करंट क्या थे? एक समान ही थे, एक ही थे। ठीक है, तो इसका मतलब IA भी क्या हो जाएगा मेरा? नियर अबाउट जीरो। अब देखिए फाई किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डीसी सीरीज मोटर के फाई किससे दिखाता हूं मैं? ISC से दिखाता हूं। ठीक है, फाई किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? IA से है। यहां तक तो ठीक है। अगर समझ लीजिए मेरा फाई SC यानी कि फ्लक्स ही मेरे जीरो हो गए, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इक्वेशन हमने देखा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB अपॉन फाई, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाई से। अगर मैं फाई कम करता हूँ, एक मिनट, फाई अगर मैं कम करता हूँ, फाई की वैल्यू अगर मैं कम कर रहा हूँ तो स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती हुई जाएगी। धीरे धीरे करके मैं फाई की स्पीड जीरो पे ले आ रहा हूँ,
फाई की स्पीड 0 पे ले आ रहा हूँ। फाई की स्पीड 0 कैसे होगी? लोड 0 करने से, लोड 0 करने से IL 0 होगा, IL 0 करने से IA 0 हो जाएगा, IA 0 करने से फाई एसी 0 हो जाएगा। अगर फाई एसी 0 हो गया, समझ लीजिए फाई एसी 0 हो गया, किसी भी चीज़ को यहाँ पे अगर मैंने सॉरी किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब फाई की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी? 0। किसी भी चीज़ को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या आता है? इन्फिनिटी। वो क्या आता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। स्पीड इज नियरली इक्वल्स टू इन्फिनिटी। स्पीड इज नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है, आपने सुना होगा डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं किया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम तो छोड़ो, आप जब भी किसी कंपनी में या फिर किसी भी वर्कशॉप में काम करने के लिए जाएंगे, अगर आपको डीसी सीरीज मोटर की टेस्टिंग या फिर कुछ भी करना है तो ऑलवेज ये बात हमें सिखाई जाती है कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं किया जाता। यही कारण है कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं किया जाता। अगर नो लोड पे स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो इन्फिनिटी के करीब रहेगी। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को जब भी हम स्टार्ट करें तो उस पे लोड कितना होना चाहिए? 10 to 20%। लोड कितना होना चाहिए? 10% से लेके 20% ऑफ फुल लोड। उसकी उस डीसी मोटर की जितनी भी कैपेसिटी है लोड बेयर करने की, उसके मुकाबले कम से कम 10 to 20% लोड होना चाहिए, तभी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने नो लोड 0 लोड पे यानी कि नो लोड पे स्टार्ट कर दी मोटर तो उसको वो इन्फिनिटी स्पीड रीच कर जाएगी। वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। इसलिए यही कारण है कि डीसी सीरीज मोटर नो लोड स्पीड पे स्टार्ट नहीं की जाती। बहुत से लोग, आपने बहुत बार किसी के मुंह से, किसी लेक्चरर के मुंह से, ट्यूशन क्लास में या फिर किसी बुक में आपने बहुत बार पढ़ा होगा या फिर आपको पता होगा कि नो लोड स्पीड पे डीसी सीरीज मोटर स्टार्ट नहीं की जाती। इसका कारण यही है जो हमने अभी इक्वेशन देखा, यही है। इसी वजह से डीसी सीरीज मोटर नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हम। अब देखिए स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फाई से। स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फाई से। इसका मतलब अगर मैं फाई कम करूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी मेरी। फाई अगर कम करता हूँ तो स्पीड बढ़ जाएगी मेरी। और फाई किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई से। अगर मैं आई अगर कम करता हूँ, समझ लीजिए मैं अगर आई कम करता हूँ, करंट में आर्मेचर करंट कम कर देता हूँ, तो अब जाहिर सी बात है मेरे फाई भी कम हो जाएंगे। अगर मेरे फाई कम हो जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगर मैं ये वाई एक्सिस पे एन यानी स्पीड दिखा दूँ और वो एक्स एक्सिस पे मैं आई ए यानी आर्मेचर करंट दिखा दूँ, हाँ, तो अगर आर्मेचर करंट मैं जब भी बढ़ा रहा हूँ, आर्मेचर करंट इस साइड में क्या हो रहा है मेरा? बढ़ रहा है। आर्मेचर करंट बढ़ रहा हो तो स्पीड कैसी हो रही है मेरी? कम हो रही है। अगर मैं आर्मेचर करंट कम कर रहा हूँ, आर्मेचर करंट मैं इस साइड में कम कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड कैसी होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। इस तरीके से डीसी सीरीज मोटर का स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब मैं आर्मेचर करंट बढ़ा रहा हूँ, करंट मेरा इस साइड में बढ़ रहा है, जब मेरा करंट बढ़ रहा है तब स्पीड क्या कैसी हो रही है? कम हो रही है। देखिए स्पीड कम होती आ रही है जैसे जैसे मैं आर्मेचर करंट बढ़ा रहा हूँ। इस पॉइंट की अगर बात करेंगे हम, इस पे इतना करंट तो बढ़ गया, करंट इंक्रीज हो गया, लेकिन स्पीड जो है इतनी डिक्रीज हो गई। ठीक है, यही है दोस्तों। अगर मैं आर्मेचर करंट बढ़ा देता हूँ डीसी सीरीज मोटर के लिए तो मेरी स्पीड डिक्रीज होती होती जाएगी। यही हमारा डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। अब देखते हैं डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए? स्पीड वर्सेस टॉर्क के लिए। स्पीड वर्सेस टॉर्क के लिए तो देखिए दोस्तों, एक हमारा इक्वेशन था,
एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बी अपॉन फाइव, ठीक है, ई बी अपॉन फाइव। अगर मैं ई बी की वैल्यू रिप्लेस कर दूँ किससे, वी माइनस आई ए आर ए, इससे मैं रिप्लेस कर दूँ, चलो रख देते हैं। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, और अपॉन फाइव, ये रख दिए। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू, इस पूरे, मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किससे, स्पीड से। अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू बढ़ा दूँ किसी ना किसी वजह से, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू अगर बढ़ा दूँ मैं, तभी जाके मेरी स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तभी जाके मेरी जो है स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, तभी मेरी स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ आर्मेचर करंट की, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँ आर्मेचर करंट की, अगर मैं आर्मेचर करंट की वैल्यू अगर बढ़ाता हूँ तो ये इस ब्रैकेट की वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरी कैसी हो जाएगी, इसकी वैल्यू मेरी कम हो जाती है। जैसे कि हमने इससे पहले भी इक्वेशन में देखा है किस तरीके से मैंने लिया था 230 वोल्ट अगर मैं वोल्टेज लेता हूँ और 2 एम्पियर मैं करंट लेता हूँ और 1 ओहम मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ, तो 2 इंटू, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 230 माइनस 2 तो 228 हो जाएगा मेरा 220। अगर मैं आर्मेचर करंट की वैल्यू अगर बढ़ाता हूँ, अगर मैं जीरो पे लेता हूँ, ये कंडीशन जीरो लेता हूँ, तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो माइनस 230 आ जाएगा, 230 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे जीरो से मैंने 2 ला के रख दी, 2 पे ला के 2 बना दी आर्मेचर करंट की वैल्यू, तो मेरे इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, 228। इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। लेकिन अगर मैं पूरे ब्रैकेट की बात करता हूँ, अगर मैं पूरे ब्रैकेट की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब देखेंगे टॉर्क के बारे में जब बात करते हैं हम, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को टू डीसी सीरीज मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होता है, आई ए स्क्वायर, ये हमने देखा था। यानी कि यहाँ से रिलेट कर रहा है ये आई ए से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए से रिलेट कर रहा है, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ हद तक रिलेट कर रहा है किससे, स्पीड से भी। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं ग्राफ निकाल दूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं ग्राफ निकाल दूं, यहाँ पे सिर्फ अगर मैं आई ए की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी समवॉट वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उससे 5 को डिवाइड कर देंगे तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी वह इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब मेरा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और आई किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क से, आई किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टॉर्क से। तो मैं ये कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करूँगा, तो अगर मेरी स्पीड कम हो रही है, अगर मेरी स्पीड कम हो रही है तो मेरा टॉर्क भी कैसा इंक्रीज होते जाएगा, टॉर्क जो है मेरा इंक्रीज होते हुए जाएगा, टॉर्क मेरा इंक्रीज। अगर मैं स्पीड कम कर रहा हूँ तो टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टॉर्क डिक्रीज करूँ तो जैसे जैसे मेरी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, जिस जिस तरीके से मेरी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, देखिए अगर मैं यहाँ पे स्पीड जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, तो मेरा जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाते हुए जा रहा हूँ तो मेरा टॉर्क कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, टॉर्क कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, जैसे रेलवे हो गई, रेलवे का लोकोमोटिव जो होता है उसमें होता है डीसी सीरीज मोटर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि डीसी सीरीज ही एक ऐसी मोटर है कि जिसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जहाँ पे हेवी लोड की बात करते हैं हम, क्रेन हो गया, एक तो मैंने एग्जांपल ट्रेन का बता दिया, जैसे कि लोकोमोटिव, ट्रेन का जो इंजन होता है लोकोमोटिव, उसको लोकोमोटिव बोलते हैं हम, हमारे इलेक्ट्रिकल
कि दुनिया में उसका नाम लोकोमोटिव है। उसका एक एग्जाम्पल दे दिया, उसमें डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में टॉर्क कैसा चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि लोड ज़्यादा होता है, पूरी ट्रेन को खींचना पड़ता है, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल होता है। और क्रेन में जैसे हेवी क्रेन जो है वो हेवी लोड उठाती है, तो इसकी इसीलिए उसको स्टार्टिंग टॉर्क कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब जहाँ पे भी स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक भी एडवांटेज ये भी है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिस तरीके जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो जाती है, रिक्वायर्ड टॉर्क जो है वो कम हो जाता है, टॉर्क कम हो जाता है, करंट कम लगता है। यही हमारा ये डीसी सीरीज मोटर का एडवांटेज है। इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा हेवी लोड होता है वहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक देख ली, तीनों भी कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। कल हमने डीसी शंट मोटर के देख लेते हैं। कल इसके बाद हम देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।